हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 56 है और आज इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है गुप्त साम्राज्य, उसको हम करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कुमारगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा था और आज इसमें हम सिकंदगुप्त, जो गुप्त साम्राज्य का अंतिम प्रतापी राजा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिकंदगुप्त का जो कार्यकाल था वो 455 ईसा से 467 ईसा तक था और जो 455 ईसा का हमें टाइम पीरियड मिलता है ये हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी राजा था सिकंदगुप्त। सिकंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने आक्रमण किया था और हुनों ने जब आक्रमण किया था तो हुनों का जो नेतृत्व किया था वो नेतृत्व किया था खुसनेबाज ने। खुसनेबाज के नेतृत्व में हुनों ने सिकंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि श्वेत हुनों को पूर्वी हुन भी कहा जाता है और इन्हें हुनों को भारत में क्लेच व मलेच भी कहा जाता है। जब इन्होंने ये श्वेत हुनों को पूर्वी हुन भी कहा जाता है और ये जब भारत में आए थे तो ये भारत में हिंदू कुश पर्वत पार करके गांधार प्रदेश पर इन्होंने आक्रमण किया था और मगध के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। दोबारा से देखिए कि जब हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था तो सिकंदगुप्त जो शासक था उसके शासनकाल में किया था और हुनों का जो नेतृत्व कर रहा था वो था खुसनेबाज और श्वेत हुनों को पूर्वी हुन भी कहा जाता है और ये हिंदू कुश पर्वत से होते हुए गांधार प्रदेश पर इन्होंने आक्रमण किया था और गुप्त साम्राज्य के कुछ भाग पर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि सौराष्ट्र प्रांत में परंदत को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। मतलब जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि सिकंदगुप्त ने सौराष्ट्र क्षेत्र में अपना एक राज्यपाल बनाया था और वो था परंदत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जूनागढ़ अभिलेख में गिरनार क्षेत्र के प्रशासक पुरपति चक्रपालिक द्वारा सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया गया था और ये जो सुदर्शन झील है, ये सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ था सबसे पहले वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था सौराष्ट्र में पुष्पगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और सिकंदगुप्त के शासनकाल में इस झील का पुनर्निर्माण हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 466 ईस्वी में चीन के सम्राट सांग के दरबार में सिकंदगुप्त ने अपना राज्यपाल भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिकंदगुप्त के शासनकाल में कुछ प्रमुख अधिकारी थे, वे सिकंदगुप्त का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों पर इसने अपने जो राज्यपाल नियुक्त किए थे उनके बारे में। सबसे पहले आता है सर्वनाग और सर्वनाग जो था वो अंतर्वेदी जो क्षेत्र था और ये क्षेत्र यमुना व गंगा नदी के दोआब क्षेत्र को भी कहा जाता है का विषयपति था। दूसरा पॉइंट आता है भीमवर्मन और भीमवर्मन जो थे वो कौशाम्बी क्षेत्र का राज्यपाल था। तीसरा आता है प्रभाकर और प्रभाकर जो थे वो पश्चिमी मालवा का राज्यपाल था। फोर्थ आता है चक्रपालित और चक्रपालित जो थे वो गिरनार क्षेत्र के राज्यपाल थे। पांचवें आते हैं परंदत और परंदत जो थे वो सौराष्ट्र क्षेत्र के राज्यपाल थे। तो ये थे सिकंदगुप्त के शासनकाल में निम्न राज्यपाल। फिर आता है
कि सिकंदगुप्त के द्वारा कौन कौन सी उपाधियां धारण की गई थी या सिकंदगुप्त को कौन कौन सी उपाधि मिली थी। तो सिकंदगुप्त को सबसे पहली उपाधि आती है कर्मादित्य, दूसरी उपाधि आती है परम भागवत, तीसरी उपाधि है देश रक्षक और चौथी उपाधि है श्रुतिप शतपति, पांचवी उपाधि है सकारथ, छठी उपाधि है विजिताव निक निपति, सातवीं उपाधि है विक्रमादित्य। तो ये थी कुछ सिकंदगुप्त शासक की उपाधियां। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिकंदगुप्त कालीन प्रमुख अभिलेख। जैसा हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में सबसे ज्यादा 18 अभिलेख मिले थे। पूरे गुप्त साम्राज्य में जितने भी शासक थे उनमें जो सबसे ज्यादा अभिलेख जिसने निर्माण करवाए थे वो थे कुमारगुप्त प्रथम। सिकंदगुप्त के शासनकाल में भी हमें अभिलेख मिले थे, जैसे जूनागढ़ अभिलेख, और जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र क्षेत्र जो गुजरात में है, गिरनार क्षेत्र में है, उसमें हमें जूनागढ़ अभिलेख मिला था। और जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें सिकंदगुप्त का जो शासनकाल 455 ईस्वी में चला था उसकी जानकारी मिलती है। और हूनों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था गुप्त साम्राज्य में सिकंदगुप्त के शासनकाल में, उसकी जानकारी मिलती है। और सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण करवाया गया था, सुदर्शन झील पे जो बांध बनवाया गया था, उसकी जानकारी भी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। दूसरा अभिलेख आता है हमारा बिहार स्तंभ लेख, और बिहार स्तंभ लेख है पटना बिहार में। और इस अभिलेख में, इस स्तंभ में हमें राजाओं व अधिकारियों के नाम का उल्लेख मिलता है। तीसरा अभिलेख आता है भीतरी स्तंभ लेख, और भीतरी स्तंभ लेख है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। और इस अभिलेख में हमें पुष्यमित्र जाति व हूनों के युद्ध का विवरण मिलता है। पुष्यमित्र जाति का जो आक्रमण हुआ था वो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था, और हूनों का जो आक्रमण हुआ है वो सिकंदगुप्त के शासनकाल में हुआ है। और इन दोनों आक्रमणों की जो हमें जानकारी मिलती है वो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। चौथा स्तंभ लेख आता है हमारा कहोम स्तंभ लेख, और कहोम स्तंभ लेख है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और इस स्तंभ लेख से हमें जानकारी मिलती है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थकरों की प्रतिमा का निर्माण करवाया था। तो ये एक प्रकार से जैन स्तंभ लेख भी है। पांचवा स्तंभ लेख आता है हमारा सूपिया का लेख, और सूपिया का लेख जो स्तंभ है ये रीवा मध्य प्रदेश में है। और इस सूपिया के लेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि जो गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना करी थी वो घटोत्कच ने करी थी, और गुप्त साम्राज्य को घटोत्कच साम्राज्य भी कहा जाता है। और इसी लेख में कुमारगुप्त जो ये सिकंदगुप्त जो शासक हैं, सिकंदगुप्त शासक की जो तुलना की गई है वो चक्रवर्ती भगवान राम और युधिष्ठिर से की गई है। नेक्स्ट आता है हमारा जो हमारा छठा लेख है अभिलेख, वो है गढ़वा अभिलेख, और गढ़वा अभिलेख है प्रयाग में, इलाहाबाद में, जो है हमारा उत्तर प्रदेश में। और ये अभिलेख सिकंदगुप्त का अंतिम अभिलेख बताया जाता है। सातवां अभिलेख है हमारा इंदौर ताम्रपत्र, और इंदौर ताम्रपत्र जो है वो इंदौर यूपी में बुलंदशहर क्षेत्र में है। और इस ताम्रपत्र में हमें सूर्य पूजा व सूर्य मंदिर में दीप जलाने का विवरण मिलता है। तो ये थे हमारे कुछ अभिलेख जो सिकंदगुप्त शासक के शासनकाल में मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एक जैन ग्रंथ है हमारा जो आर्यमंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ है। और आर्यमंजूश्री मूलकल्प जो ग्रंथ है वो जैन ग्रंथ है, और इसमें हमें इस ग्रंथ में सिकंदगुप्त को श्रेष्ठ बुद्धिमान व धर्मात्मा कहा गया है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कौन से ग्रंथ में सिकंदगुप्त को श्रेष्ठ बुद्धिमान और धर्मात्मा कहा है, तो वो कहा है आर्यमंजूश्री मूल कल्प में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि
सोमदेव कृत कि सोमदेव के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी जो है कथासरित सागर, और ये भारतीय ग्रंथ है और इसमें हूनों के आक्रमण का वर्णन मिला है। जिस प्रकार से जूनागढ़ अभिलेख में हूनों के आक्रमण का प्रमाण मिला था, उसी प्रकार से कथासरित सागर ग्रंथ में भी हूनों के आक्रमण का विवरण मिला है। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और ये है हमारा सिकंदकालीन सिक्के कि सिकंद जो शासक था, स्कंदगुप्त जो शासक था, इसने कौन कौन से प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो इसने सबसे पहले आता है गरुड़ प्रकार के सिक्के, दूसरा प्रकार आता है वेदी प्रकार के, फिर आते हैं नंदी प्रकार के सिक्के, चौथा प्रकार है धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, फिर आते हैं शत प्रकार के सिक्के, और सातवां प्रकार है हमारा अश्वरोही प्रकार के सिक्के। हमने ये देखा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाए थे, परंतु कुमारगुप्त ने गरुड़ के स्थान पर मयूर प्रकार के सिक्के चलाए थे, और अब सिकंदगुप्त ने गरुड़ प्रकार के सिक्के दोबारा से चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि सिकंदगुप्त वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और भीतरी नामक जो स्थल है, भीतरी नामक स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। दोबारा से देखिए कि सिकंदगुप्त जो शासक है ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और भीतरी स्थान पर सिकंदगुप्त ने भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। सिकंदगुप्त के शासनकाल में जो साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य जो विस्तृत हुआ था, या गुप्त साम्राज्य कहां से कहां तक था, तो उत्तर क्षेत्र में स्कंदगुप्त का जो शासन था वो हिमालय से था, उत्तर में हिमालय तक था, उत्तर में हिमालय, और दक्षिण जो था वो नर्मदा नदी तक था, जो मध्य प्रदेश में है, मालवा तक था, जहां पर मालवा में इन्होंने अपना एक राज्यपाल भी बनाया था, प्रभाकर। उसके बाद आता है कि पूर्व में स्कंदगुप्त का जो शासन था वो बंगाल तक था, और पश्चिम में सिकंदगुप्त का जो शासन था वो सौराष्ट्र तक था, और सौराष्ट्र में इन्होंने अपना जो राज्यपाल बनाया था वो परमदत्त को बनाया था। सिकंदगुप्त शासक के बाद हमारा जो अगला शासक है वो है हमारा पुरुगुप्त शासक, और पुरुगुप्त जो शासक थे इनके पिता का नाम था कुमारगुप्त प्रथम। तो पुरुगुप्त शासक का जो शासनकाल बताया जाता है वो 467 ईसा से 476 ईस्वी तक बताया जाता है। भीतरी अभिलेख व भीतरी मुद्रा लेख में इनकी माता का नाम महादेवी अनंत देवी बताया गया है, और इनकी पत्नी का नाम चंद्र देवी मिला है। दोबारा से देखिए कि जो भीतरी मुद्रा लेख है उस भीतरी मुद्रा लेख के अनुसार इनकी माता का नाम महादेवी अनंत देवी बताया हुआ है, और इनकी पत्नी का नाम चंद्र देवी बताया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई थी, मतलब गुप्त साम्राज्य अपने डिक्लाइन पर, मतलब गुप्त साम्राज्य कम होता चला गया था इनके शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुरुगुप्त के पिता का नाम था कुमारगुप्त प्रथम, और इनका जो सौतेला भाई था वो था सिकंदगुप्त, जिसको अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि परमार्थ जो सिकंदगुप्त के शासनकाल में राज्यपाल था, तो परमार्थ द्वारा एक ग्रंथ रचा गया था जो था वसुबधु जीवन वृत्त, और वसुबधु जीवन वृत्त ग्रंथ के अनुसार पुरुगुप्त बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि
पुरुगुप्त काल में अयोध्या शहर का वर्णन मिला है और इस अयोध्या शहर का जो वर्णन मिला है वो हमें करमदंडा अभिलेख में मिला है। दोबारा देखिए कि करमदंडा अभिलेख में अयोध्या शहर का वर्णन मिला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अयोध्या शहर में बौद्ध प्रतिमा का निर्माण करवाया था बौद्ध भिक्षु अभय मित्र ने। नेक्स्ट शासक आता है हमारा कुमारगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त द्वितीय की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें सारनाथ लेख से मिलती है और सारनाथ लेख में भूमि रक्षित कुमारगुप्त अंकित मिला था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार पटवय व बुनकरों द्वारा दासपुर क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश में है उसमें विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। दोबारा से देखिए कि कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार पटवाय व बुनकरों द्वारा दासपुर क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में है उस क्षेत्र में विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हमारा अगला शासक आता है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त की हमें कुछ उपाधियां मिली हैं जो हमें दामोदर ताम्रपत्र में बुद्धगुप्त को परम भट्टारकर व महाराजाधिराज भी कहा गया है। तो इनकी जो उपाधि है परम भट्टारकर और महाराजाधिराज है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि स्वर्ण सिक्कों पर जो सोने के सिक्के चलाए गए थे, सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के चलाए गए थे इतिहास में वो गुप्त साम्राज्य के द्वारा चलाए गए थे। गुप्त साम्राज्य के सभी शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे और बुद्धगुप्त के द्वारा जो सोने के सिक्के चलाए गए थे उन सोने के सिक्कों पर श्री विक्रम उपाधि अंकित थी। तो इनकी एक और उपाधि है जो है श्री विक्रम। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बुद्धगुप्त जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसने प्रकाशादित्य उपाधि प्राप्त करी थी। प्रकाशादित्य उपाधि प्राप्त करी थी। अब इनकी जो उपाधि हैं जैसे परम भट्टारकर, महाराजाधिराज, श्री विक्रम और प्रकाशादित्य उपाधि। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि नालंदा की जो मोहरें थी, नालंदा की जो मोहरें थी या जिन मोहरों पर नालंदा का चित्र अंकित था उनमें उल्लेख है कि बुद्धगुप्त के जो पिता थे वो थे पुरुगुप्त। मतलब पुरुगुप्त के पुत्र कौन थे? बुद्धगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि बुद्धगुप्त की जो माता थी उनका नाम था चंद्र देवी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पूर्वी मालवा के सामंत, पूर्वी मालवा जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के जो सामंत थे मात्र विष्णु की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें एरन अभिलेख से मिलती है और एरन अभिलेख संबंधित है भानुगुप्त से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि बुद्धगुप्त की मृत्यु के पश्चात जब बुद्धगुप्त जो थे, जो पुरुगुप्त के बेटे थे, इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद जो गुप्त साम्राज्य होता है, गुप्त साम्राज्य 3 क्षेत्रों में व 3 भागों में विभाजित हो जाता है। वो 3 भाग हैं, 3 भागों में विभाजित हो जाता है। वो 3 भाग हैं, पहला भाग है मगध क्षेत्र, दूसरा भाग है मालवा क्षेत्र और तीसरा भाग है बंगाल क्षेत्र। जो मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र में नरसिंह बालादित्य शासक बना था। और जो मगध जो क्षेत्र है, मगध क्षेत्र में नरसिंह बालादित्य शासक बना था और मालवा क्षेत्र में भानुगुप्त शासक बना था और बंगाल क्षेत्र में वैन्यगुप्त शासक बना था। तो अब इन तीनों का अपना अलग अलग साम्राज्य चलता है एक ही टाइम पीरियड पर।
तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो मगध क्षेत्र के नरसिंह बालादित्य के शासनकाल को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है इन तीनों में से नरसिंह गुप्त प्रथम, वह जिसे बालादित्य भी कहा जाता है, और जिसका शासनकाल, जिसका जो साम्राज्य था, जो शासन क्षेत्र था वो था मगध क्षेत्र। यह बुधगुप्त का छोटा भाई था। मतलब इनके पिता नरसिंह गुप्त प्रथम के पिता का नाम भी पुरुगुप्त था। पुरुगुप्त जिनके बेटे थे बुधगुप्त और नरसिंह गुप्त, तो ये बुधगुप्त का छोटा भाई था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि भीतरी मुद्रा लेख के अनुसार नरसिंह गुप्त की माता का नाम महादेवी चंद्र देवी था। इनकी माता का नाम भी चंद्र देवी था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हुन नरेश, जो हुनों ने जो आक्रमण किया था, सिकंदरगुप्त के शासनकाल में भी हुनों ने आक्रमण किया था, और नरसिंह गुप्त के शासनकाल में भी जो हुनों के द्वारा आक्रमण हुआ था। जब नरसिंह गुप्त प्रथम के शासनकाल में हुनों ने आक्रमण किया था, तो उस आक्रमण का जो नेतृत्व किया था वो मिहिर कुल ने किया था। मिहिर कुल ने आक्रमण किया, परंतु बालादित्य ने उसे हरा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि नरसिंह गुप्त प्रथम ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नरसिंह गुप्त ने बौद्ध विद्वान वसुबंधु की शिष्यता ग्रहण करी थी। क्वेश्चन यह आएगा कि किसने बौद्ध विद्वान वसुबंधु की शिष्यता ग्रहण करी थी, तो वो करी थी नरसिंह गुप्त प्रथम ने व बालादित्य ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को परम भागवत भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसके सर्वाधिक नरसिंह गुप्त के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे, वो सिक्के जो सर्वाधिक मात्रा में हमें प्राप्त हुए हैं वो बयाना क्षेत्र, बयाना जो सिक्कों का केंद्र था वहां से प्राप्त हुए हैं, और बयाना है भरतपुर में, और भरतपुर है राजस्थान में। अगर गुप्त साम्राज्य में पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा सिक्के कहां पे मिले थे, तो गुप्त साम्राज्य में भी सबसे ज्यादा सिक्के बयाना मुद्रा जो केंद्र था उसमें मिले थे, भरतपुर में। जो हमारा अगला शासक आता है, जो हमारा नेक्स्ट शासक है अब, वो है हमारा भानुगुप्त। और भानुगुप्त जो थे वो मालवा क्षेत्र के शासक थे। भानुगुप्त में हमारा प्रथम पॉइंट है कि मालवा क्षेत्र में हुनों को पराजित किया था। मालवा क्षेत्र में सिकंदरगुप्त के शासनकाल में हुनों ने आक्रमण कर दिया था, तो भानुगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। वह इस युद्ध को, जो हुनों में और भानुगुप्त में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को स्वतंत्र संग्राम की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, जो 510 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, इस एरन अभिलेख के एक लेख से हमें यह प्राप्त होता है, एरन अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि भानुगुप्त का एक मित्र था, वो मित्र था गोपराज। भानुगुप्त का मित्र था गोपराज, और जब हुनों ने आक्रमण किया था और भानुगुप्त ने उन्हें पराजित किया था, तो इस युद्ध में जो भानुगुप्त का मित्र था गोपराज, उसकी मृत्यु हो जाती है, और गोपराज की जो पत्नी है, वो जो पत्नी थी वो सती हो जाती है। तो सर्वप्रथम जो सती के उल्लेख मिलते हैं, या जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिला है सती प्रथा का, वो हमें एरन अभिलेख से ही मिला है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्लास 56, जिसमें आज हमने सिकंदरगुप्त शासक के बारे में पढ़ा था, पुरुगुप्त, कुमार गुप्त द्वितीय के, और किस प्रकार से गुप्त साम्राज्य का विभाजन हुआ था उसके बारे में पढ़ा था। थैंक यू।